बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और जैसा कि मुझे आज कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की कि आपका 22 अक्टूबर को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो मैंने कमेंट्स में ये भी पढ़ा कि मैंने सिर्फ 3 ही वीडियो डाली थी NIOS पर, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत लेट आए थे मेरे पास, पेपर से 2 दिन पहले ही आए थे। तो मैंने NIOS पे वीडियो डाली और मुझे जब NIOS का पेपर मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि NIOS के अंदर से जो मैंने सिर्फ 3 वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसके अंदर से भी काफ़ी पोर्शन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो उन वीडियोज़ ने आपकी काफ़ी हेल्प की एग्ज़ाम के अंदर। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि विदिन 2 डेज़ मैं आपको कुछ नहीं करवा पाऊँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी शायद आपकी उतनी हेल्प ना हो जितनी कि हम कंटेंट से कर पाते, बट कंटेंट करने का तो टाइम ही नहीं था। बट आपका उस वीडियोज़ को बहुत प्यार मिला, 2 दिन के अंदर भी बहुत लोगों ने उसे देखा, बच्चों को अच्छा भी लगा। और आज भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि NIOS के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आ रहा है, उस पर जल्दी से वीडियो बनाएं। तो आ गई हूँ आपके सामने वीडियो लेकर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेम एक रिक्वेस्ट ही रहेगी आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और क्योंकि इन पर कोई वीडियो नहीं बना रहा है NIOS पे, स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और या फिर अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, तो इन क्वेश्चन से उनको भी हेल्प मिल सकती है। डेमो फिजिक्स के पेपर में देख ही चुके हैं कि फिजिक्स के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, बट केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा सा ये रहता है कि आपका टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, मतलब 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका इतना बड़ा पोर्शन इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर पाएँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट को जरूर मानिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स, जो भी आपके जो दोस्त हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोमेंट में उनको टेंशन हो रही है, तो उनके साथ अपना ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है किसके लिए? क्लास 12th के लिए, NIOS के लिए है, जिन बच्चों का 22 अक्टूबर को एग्जाम है। तो आज की वीडियो में ही भी करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। अगर आपने पीरियोडिक टेबल लॉज के बारे में पढ़ा होगा, ये 10th में भी है, 11th 12th में भी है। अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो मतलब इससे पहले कई लोगों ने ला दिए थे, मैंडलिफ ने भी दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला क्या था? अप टू डेट सबसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला था वो सबसे लास्ट ला था, जो आज तक हम केमिस्ट्री में मानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या पीरियोडिक टेबल अरेंज है, इसको आपको पता ही होगा। इसके अंदर ये ला क्या कहते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कुछ एलिमेंट्स की, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ एलिमेंट्स के बाद वो प्रॉपर्टी क्या होनी शुरू हो जाती है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद क्या कहते हैं? कोरिलेट द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको क्या करना है? इनके एलिमेंट्स को कोरिलेट करना है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बताना है। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी लोअर क्लासेस में, तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते होगे 2, उसके बाद 8, देन 18। पर आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखनी, आपको ये लिखनी है 1s2, 2s2, 2p6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में बताना है। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर फ्री रेडिकल, हाउ आर दे फॉर्म्ड। आपको ये बताना है कि फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं और ये फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब बनते कैसे हैं। फ्री रेडिकल वही होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आपको ये भी बताना है कि ये बनते कैसे हैं, वो भी आपको बताना है। इसके एग्जाम्पल में जो मोस्ट कॉमन है वो बता देती हूँ। ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है जो कि फ्री रेडिकल के अंदर आता है, तो इसका आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वट राइट द सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन के बारे में बताना है। नर्नस्ट इक्वेशन, पूरी केमिस्ट्री की अगर आप EMF वाला चैप्टर देखेंगे तो पूरी केमिस्ट्री की जान है ये नर्नस्ट इक्वेशन। तो आप इसको नर्नस्ट इक्वेशन को जरूर पढ़ के जाएं। इसने क्या कहा? नर्नस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग। EMF आप एक तो 2 चीज़ें आपको इस चैप्टर में से पढ़नी है। नर्नस्ट इक्वेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, सेकेंड आपको EMF कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? आपको एक इक्वेशन दी हुई है
आयरन के साथ आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको ई नोट की वैल्यू दे रखी है कितनी, Fe2+/Fe की वैल्यू दे रखी है -0.44। ये वैल्यू का यूज़ करके आपको क्या करना है, नर्नस इक्वेशन को बताना है और उसके बाद EMF को भी कैलकुलेट करना है। तो आप इसके साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि नर्नस इक्वेशन प्लस EMF कैलकुलेट करना जरूर से जरूर सीख लीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो तरह के हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है और आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है कि होते क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन बोहर मॉडल ऑफ एटम इन डिटेल विद स्टेबल एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है। बोहर मॉडल ऑफ एटम मैंने लास्ट ईयर के जो एग्जाम उठा के देखे हैं वहाँ पे ये 4 से 5 बार आया हुआ है। किसी एग्जाम में तो पूछा हुआ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने किसका किया था, अल्फा पार्टिकल स्केटिंग का एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्कवरी मतलब कह सकते हो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये सब कर क्या रहे थे, बेसिकली ये जो आपका एटम होता है उसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे थे। तो बोहर ने भी अपना एक एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या माना था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि जब ये शेल्स बन जाती है तो उनमें से एक शेल को K, L, M इस तरह से उन्होंने शेल के नाम भी रखे थे, या 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी ये शेल के आप नाम रख सकते हो। तो ये कुछ बोहर ने बताया था। और बोहर ने बेसिकली क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है शेल इंक्रीज होते थे। इन्होंने शेल्स के नाम भी रखे थे। क्लियर। तो ये बोहर मॉडल ऑफ एटम था जो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टोकी डिफेक्ट। ये आपने कई एग्जाम में देखा भी होगा और अगर आपने ये अच्छे से इनको पढ़ा है, अगर आप केमिस्ट्री में उठा के देखोगे तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास की नॉर्मल बुक के अंदर, मतलब जो प्रदीप वगैरह की बुक है या CBSE HBSE की बुक्स होती हैं, स्टोकी इफेक्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाता है। तो इस डिफेक्ट को भी आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके आसपास के इफेक्ट भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये जो क्या होता है, डिफेक्ट होता है जो एटम्स के अंदर आ जाता है। ये क्या होता है, इस तरह के 3 या 4 डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी होते हैं, इस तरह के लाइन डिफेक्ट भी होते हैं और ये फ्रेंकल डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट होते हैं। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप चाहो तो इन क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिया होगा। 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। जो 7th क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एक्सप्लेन एज टू वाई देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग वाटर सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो कैसे इंक्रीज हो जाता है। आपको इसका रीजन बताना है कि टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान जब आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। सबसे पहले आपको जाके क्या करना है, वैलेंस बैंड थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको वैलेंस बैंड थ्योरी नहीं समझ आएगी आप इस कंसेप्ट को आगे नहीं समझ पाओगे। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला वैलेंस बैंड थ्योरी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन द आपको फॉलोइंग टर्म को एक्सप्लेन करना है। इन्होंने बोला BCl3 इज प्लेनर। BCl3 प्लेनर होता है बट NH3 इज पिरामिडियल शेप। तो ये आपका क्यों होता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। सेकंड ये पूछा हुआ है कि CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन Cl4 SiCl4 आर टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्यों होते हैं। टेट्राहेड्रल शेप पता होगी आपको, एक एटम क्या होता है बीच में होता है और उसके 4 एटम बाद में कंबाइन होते हैं तो जो शेप बन जाती है वो टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है। उसी टेट्राहेड्रल शेप पे इसने पूछा हुआ है कि ये दोनों एटम CCl4 और CiSl4 दोनों के दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप में क्यों मिलते हैं, आपको इसका रीज़न एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये कोई क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का बन जाएगा। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस बैंड थ्योरी आपको 2 चीज़ें पूछी है तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में ये, 2 मार्क्स में ये, तो टोटल इस तरह से 4 मार्क्स में मिलेगा आपको। फिजिक्स की तरह यहाँ पे क्वेश्चन टोटल
ये नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स पे एक्सप्लेन करो, कोई क्वेश्चन आ गया आपको जैसे न्यूटन्स लॉ वगैरह वाले क्वेश्चन आए हुए थे, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन आए हुए थे। तो बट वो क्वेश्चन एज इट इज कोई 4 मार्क्स में आया हुआ था, कोई 6 मार्क्स में भी आया हुआ था, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करो या 4 मार्क्स में। सिर्फ वो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जैसे कोई आपसे कोई डिफेक्ट पूछ ले, या फिर आपसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पूछ ले, बोहर मॉडल ऑफ एटम पूछ ले, इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, इसके अंदर रिएक्शंस मिलेगी और ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने को मिलेंगे, और वो क्या मिलेंगे आपको 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में, 3-3 मार्क्स में, कुछ इस तरह से आपको ये पार्ट्स में मिलेगा सारा पेपर। उसके बाद आता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये मैंने इसलिए साथ में डाला है क्योंकि जब आप बोहर मॉडल ऑफ एटम करोगे तो आपको सारे एटम साथ में पढ़ने हैं कि कौन कौन से मतलब साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडल दिए थे। इसलिए मैंने क्या किया, बोहर और रदरफोर्ड को एक साथ डाल दिया ताकि आप इन दोनों को ही अच्छे से स्टडी कर पाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है आपके उसके अंदर से बोहर मॉडल ऑफ एटम भी बहुत बार पूछा गया और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी, तो आपको दोनों को अच्छे से स्टडी करना है। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो 4 या 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में मैक्सिमम आ सकते हैं, तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, पहले एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ आपको टिप्स बताती हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग। फिर फॉलोइंग डिफाइन करने के लिए आपको बोल दिया क्या एक्सप्लेन करना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक तो आपको बताना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बताना है, एक आपके गोलोसिस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये 2 लॉ हैं, एक तो डाल्टन वाला है, एक गोलोसिक लॉ है, इस दूसरे लॉ है। इसको आपको क्या करना है, दोनों लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ बताती हूँ। तो अब इस स्क्रीनशॉट के साथ या इन डिस्कशन के साथ आपके जो 10 क्वेश्चंस मैंने बात की थी डिस्कस करने के लिए, वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसा मैंने पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया हुआ वैसे तो, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसमें फालतू कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप हिस्ट्री या एसएस की तरह ज़्यादा मटेरियल नहीं डालना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। और केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, मतलब हर क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स होंगे, तो 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स से इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो आपको रिएक्शंस पे फोकस करना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जैसे पार्ट्स में बता रही हूँ उनके ऊपर आपको फोकस करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और रिएक्शंस जब भी आप लिखो तो बार बार कटिंग ना करें, पहले से रिएक्शन को करके देख लें, फिर उसके बाद उस रिएक्शन को सोल्व करें। और आपके बेंजीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वही पे 1-2 क्वेश्चन मेरे माइंड में और थे, चलो नेक्स्ट वीडियो में आप एक और वीडियो लेके आते हैं, उसके अंदर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो इन रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस में से ज़्यादा डाल दूँगी क्योंकि रिएक्शंस कल आपको देखने को मिलने वाली है वहाँ पे, तो रिएक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। और एज लास्ट नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, जल्द से जल्द ही आ जाएगी, मतलब कल ही आपकी एक और वीडियो आ जाएगी, मतलब एग्जाम से पहले वाले दिन 21 अक्टूबर को आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।